शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम लोग पांच भौतिक चिकित्सा के अंतर्गत जो अस्थि क्षय के पेशेंट हमारे पास आते हैं, और ज्यादातर कैसे आते हैं कि स्पॉन्डिलोसिस वगैरह के पेशेंट आते हैं जिसमें अस्थि क्षय ऐसा संप्राप्ति रहता है, तो उसको पांच भौतिक की दृष्टि से किस तरह से देखा गया है और उसमें किस तरह से चिकित्सा दिया जाता है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये 7 बजे का सत्र है, बहुत दिनों के बाद शुरू हुआ है। बीच में पीजी एंट्रेंस की भी हम लोग तैयारी करवा रहे थे, तो इसीलिए ये बहुत सारे सेशंस नहीं हो पाए, लेकिन आप रेगुलर 7 बजे रोज लेक्चर होंगे और अलग अलग व्याधियों पे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो मैं अभी आप लोगों के सामने पांच भौतिक का जो किताब है उसका पीडीएफ आप लोग के सामने ला रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आए बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आप लोग देखिए, अब मैं एक दो लोगों को यहाँ पर मतलब को होस्ट भी बना दिया हूँ। जो लोग बात करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा है कि अस्थि क्षयजन्य जो ये वात व्याधि रहती है, स्पॉन्डिलोलिसिस लाइफस्टाइल डिजीज आजकल बहुत ज्यादा बन रहा है, क्योंकि लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, खाना पीना अच्छा नहीं है, जंक फूड खा रहे हैं। तो उससे किस तरह से व्याधि होते हैं और किस तरह से पांच भौतिक में उसको देखा गया है, समझा गया है, वो हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, अस्थि धातु और वायु के परस्पर विरोधी गुण होते हैं। अस्थि धातु कैसा होता है, तो वो पार्थिव होता है और वो गुरु होता है। वायु जो होता है वो कैसा होता है, रुक्ष होता है, लघु होता है। तो ये इसीलिए परस्पर विरोधी गुण होते हैं इसमें। लेकिन वायु जो है वो अस्थि में ही रहता है, मतलब ये आश्रय संबंध है, ये ऐसा हम लोगों ने ग्रंथों में पढ़ा है। अस्थि स्थान में जब वात दोष की वृद्धि ज्यादा हो जाती है तो ये व्याधियां हो जाती है, जो अस्थि क्षय जन्य। अगर कोई भी चीज ज्यादा बढ़ जाता है तो व्याधियां हो जाती है। अस्थि वायु का स्थान है, तो प्रकोपित वायु स्वस्थान में जाके क्षयजन्य व्याधि को उत्पन्न करता है, मतलब ड्राइनेस लाता है और क्षयात्मक संप्राप्ति को देता है। सद्य स्थिति के फास्ट लाइफस्टाइल में ये व्याधियां बढ़ रहे हैं, इसलिए इसका वर्णन किया गया है। पांच भौतिक में इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। तो पांच भौतिक चिकित्सा से हम लोग, जैसे हम लोग आयुर्वेद में हम लोग चिकित्सा करते हैं तो हम लोग सुधा कल्प देते हैं, जैसे कि प्रवाल पंचामृत, शंख भस्म, प्रवाल पिष्टी, शंख भस्म, शुक्ति भस्म, ये सब देते हैं। और दूसरा हम लोग तिक्तक क्षीर बस्ती ऐसा देते हैं, तो वो स्पॉन्डिलोसिस में, या कोई भी बस्ती देते हैं हम लोग, अनुवासन बस्ती देते हैं, फिर यापना बस्ती देते हैं, मासरस की बस्ती देते हैं, या फिर हम लोग माधु तेलिक बस्ती देते हैं, यापना, अलग अलग हम लोग स्नेहन वगैरह करके करते हैं। पांच भौतिक में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या है वो हम लोग देखते हैं। अब इसका स्वरूप है चीरकारी। ये कभी भी अस्थि क्षयजन्य या स्पॉन्डिलोसिस जो रहता है, जहाँ पे क्षयात्मक संपर्क वो एक दिन में नहीं होता है, धीरे 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 बढ़ते जाता है। अब इसका निदान क्या है कि दुपहिया वाहन पर अत्यधिक यानायान, मतलब टू व्हीलर्स पर ज्यादा ट्रैवलिंग करना, टीवी या कंप्यूटर के सामने अधिक काल तक हर रोज बैठना,
ये क्या करता है, शारधर्मिता बढ़ाता है शरीर में, मतलब हीट बढ़ाता है टीवी में बैठना। और क्या है, टीवी के सामने या कंप्यूटर के सामने जो वर्क फ्रॉम होम ऐसा है कॉन्सेप्ट, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा बॉडी में हीट बढ़ती है और घूमना फिरना कम है, रुक्ष आहार विहार है, रात्रि जागरण, स्ट्रेस, ये सब कारण होता है। फिर विशेषतः शिक्षकों में विशिष्ट पोजीशन बोर्ड पे लिखना, जो मन्या पे, जो मतलब गले पे विशेष तनाव आता है या आघात होता है, मतलब एक्सीडेंट में स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी होती है, उसकी वजह से भी अस्थि क्षयजन्य संप्राप्ति होती है, या स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है, या प्रसूति के बाद बहुतांश स्त्री वर्ग में पोस्चरल डिफेक्ट, मतलब किस तरह से बैठना है उसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। डॉक्टर शशि तिवारी मैम बताएंगी कि किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से लेटना चाहिए। जो पोस्चरल डिफेक्ट होता है ना, उससे भी ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है। एक ही जगह पे कंटिन्यू बैठे रहना और थोड़ा भी हलचल न करना, या फिर बहुत काल तक खड़े रहना, अति भारयुक्त बोझ उठाना, अधिक झुक के लंबी समय तक काम करना, कोल्ड ड्रिंक्स का अत्यधिक सेवन। अब जब से कोल्ड ड्रिंक्स आ गए तब से तो सारे लोगों का ना शुक्र क्षय, अजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, फिर मतलब ऑस्टियोपोरोसिस, इतनी सारे प्रॉब्लम्स बढ़ गए ना कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से। तो ये हो गया क्योंकि इसमें फ्रूट जूस तो होता नहीं है, बस वो फैशन के लिए पिया जाता है। और आधे आगे झुक के लंबे समय तक काम करना, ये भी एक कारण है। नमक का अति सेवन करना, यह भी ये जो स्पॉन्डिलोसिस है या अस्थि क्षयजन्य विकारों का ये कारण है। फिर हर रोज बहुत ज्यादा चलना, अति अध्वगमन, ये बोला गया है, इसको वर्ज बोला गया है। और उपवास अधिक करना, यह भी मतलब हम लोग, कुछ लोग धार्मिक रूप से उपवास करते हैं और कुछ लोग अति मात्रा में जो हो रहा है। और दूसरा, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए जब उपवास में कुछ दिया जाता है कि आप नेक्स्ट डे पारण करके ये खाइए वो खाइए, वो अगर ना खाया जाए, और उपवास बहुत ज्यादा कुछ गरीबी की वजह से, कुछ टाइम न मिलने की वजह से किसी ना किसी तरह से उपवास अधिक करना, ये बात को बढ़ा देता है। वायु का रुक्ष गुण, वायु का खर गुण, वायु का परुष गुण, वायु का लघु गुण, चल गुण, ये सब बढ़ा देता है शरीर में। तो हम लोग अभी 1 मिनट रुकेंगे। डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप थोड़ा ये पोस्चरल डिफेक्ट, इस पे थोड़ा बताइए ना, आपका क्या विचार है। डॉक्टर शशि तिवारी मैम, अगर आप खाना नहीं बना रही हैं तो बताइए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ सर। 1 मिनट सर। अगर आप वीडियो ऑन करके बताना चाहेंगी तो ये थोड़ा सभी को गाइड करिए कि किस तरह से लेडीज को बैठना चाहिए, मतलब हाँ, पोस्चर। मैंने वीडियो ऑन तो किया है बट ठीक है, मैं करता हूँ, स्पॉटलाइट करता हूँ। हाँ, मैं आपको स्पॉटलाइट करता हूँ मैम, ओके। हाँ, एक्चुअल में जहां तक सर मतलब है कि बैठना उठना या कुछ भी करना है, मतलब आपको चलना है तो भी आपको बिल्कुल सीधे होना चाहिए, मतलब वर्टिब्रल कॉलम हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। चाहे आप चल रहे हो, चाहे आप बैठे हुए, मतलब जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो कई बार होता है ना कि एक तरफ टिल्ट होकर के कुछ लिखना वगैरह, तो हम थोड़ा सा झुक कर लिखते हैं या कुछ और भी चीजें होती हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। इसीलिए मतलब योग में क्या करते हैं कि जो सिटिंग जॉब वाले हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर स्टाइल है योगा की। हार्डली टेक्स 10 to 15 मिनट्स, अगर वो डेली करते हैं तो पॉस्चरल प्रॉब्लम नहीं होती है। पॉस्चरल प्रॉब्लम की वजह से जैसे आजकल बच्चों में होता है खास करके, या कुछ लोगों को आपने देखा होगा कंधे एकदम झुके हुए से रहते हैं। तो कंधे जो झुके हुए होते हैं या प्रॉपर कंधों का शेप अच्छा सा नहीं होता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा जो चलने का तरीका है, मतलब हमारा जो गेट है, हमारा जो उठने बैठने का तरीका है या काम करने का तरीका, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, आपकी वर्टिब्रल कॉलम स्ट्रेट होनी चाहिए। या आप ड्राइव कर रहे हो, जैसे आजकल देखिए बाइक पर चला है, तो बाइक पर मैंने देखा कई सारे लोग बिल्कुल यूं लीन हो जाते हैं, ऐसे अच्छे खासे झुक जाते हैं और फिर बाइक चलाते हैं। तो ऐसे लोग को भी कमर दर्द की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जब भी रहिए तो आपको बिल्कुल सीधा सीधा रहना होता है। अगर स्ट्रेट है वर्टिब्रल कॉलम तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर स्ट्रेट नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस मिनिमम होता है, और जैसे ही शेप चेंज होता है, चाहे कर्व लीजिए चाहे मतलब टिल्टेड हो, तो डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो वर्टिब्रल कॉलम खिंचती सी है। और खींचने का क्या कंसेप्ट होता है कि अगर लेफ्ट साइड जितनी खींच रही है उतनी राइट साइड खींचे। बट हमारा जो चलने का तरीका होता है या लिखने का तरीका होता है, पर्टिकुलर एक तरफ हम लोग झुकते हैं। तो एक तरफ झुकने की वजह से वर्टिब्रल कॉलम में सिर्फ एक तरफ मतलब खिंचाव आएगा, वर्टिब्रल कॉलम बिल्कुल सीधी नहीं रह पाएगी। इसलिए पोस्चरल प्रॉब्लम में कई सारी चीजें, मतलब पेन तो बैकएक तो होता ही है, और भी चीजें जैसे कंधों में दर्द होना, इस तरह की सारी चीजें होती हैं सर। तो उसमें सबसे पहला जो तरीका है वो है कि आप सीधा चलिए। दूसरी बात है कि पोस्चर को ठीक करने के लिए जो योगासन होते हैं वो करिए, और फिर खाने पीने का अपना ख्याल रखिए अपनी अग्नि के हिसाब से। अगर उसके बावजूद भी तकलीफ है फिर डॉक्टर को कंसल्ट कर लिए, मतलब आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाइए, फिर वो आपको बताएंगे क्या कैसे है, ये चीजें हैं सर।
और मोबाइल का जो टेढ़ा करके देखते हैं उससे गले का जो प्रॉब्लम होता है, हाँ, उसके वो तो बारे सर में सारी आपका चीजें, कोई जैसे मान अनुभव लीजिए है? आप रीडिंग करते वक्त बुक आपने टिल्टेड वे में पढ़े हुए हो, मोबाइल लोग ऐसे कान से लगा लिए तो कान से लगा ही हुआ है, और लैपटॉप यूज कर रहे हैं या कुछ भी है, मतलब जो भी काम कर रहे हैं सारे काम के लिए, अगर आप किचन में खड़े होकर के भी काम कर रहे हो, और जैसे हम ही लोग हैं, अब बहुत ज्यादा आदत नहीं होती है, तो अगर आप बहुत ज्यादा झुक कर काम करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो आप खड़े खड़े जितने काम करने को, खड़े होने का मतलब होता है कि बिल्कुल वर्टिकल कॉलम स्ट्रेट होनी चाहिए, वो खड़ा होना। खड़े होने का मतलब नहीं है कि आप खड़े हो और थोड़े बहुत झुके हुए हो, तो परेशानी आएगी। तो पोस्चर का अगर बहुत ख्याल रखेंगे तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही चली जाती है। अगर डाइट का ख्याल रखे इंसान, अपने मतलब आहार विहार जो भी है, रात्रि जागरण वगैरह ना करे, सुबह जल्दी सोकर उठे, जो भी आयुर्वेद के नियम कानून है, दिनचर्या अध्याय, ऋतुचर्या अध्याय, इन सारी चीजों का पालन करे और पोस्चर को ख्याल रखे, तो हमेशा मतलब और कुछ भी प्रॉब्लम। टाइट जींस टाइट जींस पहनना और हाई हील्स पहनना, ये भी तो हाँ कारण सर, है। वो तो है ही, टाइट जींस की वजह से तो एक है, मैंने एक लोग का बहुत पहले अटेंड किया था, शायद जोशी सर का था कि किसका था, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर किसी को भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो उनका पहला रिकमेंडेशन होता है कि जींस पहनना ही छुड़वा देते हैं। उसके पीछे वजह होती है कि जो जींस के कपड़े होते हैं ना, वो बहुत मतलब मोटा सा होता है, तो उसके अंदर से एयर नहीं पास होती है, तो अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और आजकल लोगों को क्या है कि जॉब भी है, अगर तो 10-10-12 घंटे घर से बाहर निकले, मान लो ट्रेवल मिला करके, तो 10-12 घंटे जींस पहनना है। और कुछ लोग को इतना मतलब गंदा आदत होता है कि घर में भी जींस पहने रहना है। और जो हमारा बहुत इंडियन एथनिक वेयर अगर तरीका देखेंगे, तो एथनिक वेयर में पहले लोग साड़ी पहनते थे, और साड़ी के मतलब पेटीकोट वगैरह होता है, उसमें बहुत एयर पास होती है, या जो मतलब स्कर्ट्स पहनते थे, तो इन स्कर्ट्स और या सलवार जो होती थी ना, वो भी बिल्कुल मतलब खुली खुली सी होती थी, एयर अच्छे से वेंटिलेट हो जाता था। बाद में लेगिंग्स आई थी, जैसे शुरुआत में बहुत सिंथेटिक लेगिंग्स आई थी, तो कभी भी सिंथेटिक नहीं पहनी है, कॉटन लेगिंग्स पहनी है, और बहुत कंफर्टेबल पहनी है। मेरा तो कहने मतलब है, इफ योर साइज इज एल तो आप एक्सेल पहनो। लोग स्मार्टनेस के चक्कर में कई बार एल की जगह लोग मीडियम पहन लेते हैं, मतलब आपकी साइज से लो पहनेंगे अपनी, और उसमें भी फिर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाता है। तो जैसे आपने कपड़े अगर जो भी पहना, कोई भी मेल है फीमेल है, बदन पर अगर उस कपड़े का थोड़ा सा भी वजन लग रहा है, इट मीन्स की पोस्चर में प्रॉब्लम आ रही है, या कहीं ना कहीं आफ्टर 40 वालों के लिए ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए योग वगैरह में हम लोग कहते हैं कि बहुत ही ढीले ढाले कपड़े पहनिए, मिनिमम कपड़े हों, तो ये चीज है। वॉक करते हो या योग करते हो, तो उसके पीछे एक वजह है। जीन्स वगैरह तो रिस्पॉन्सिबल है ही। अगर सिंथेटिक क्लॉथ्स पहनते हैं तो पीआईडी वाईडी है, तो वो परसिस्ट करेगी, वो फिर जल्दी ठीक नहीं होगी। तो सारा जो हमारा मतलब जितना सनातन धर्म के जीने खाने का तरीका था, रहने का तरीका था, मुझे लगता है कि वो वाकई बहुत अच्छा था। उसको कुछ लोगों ने थोड़ा सा इधर उधर सनातन कर धर्म क्या, दिया। इस्लाम में भी देखिए, हम इस्लाम धर्म में भी कितना अच्छा से बताया कि जब हम नमाज पढ़ना है तो जो पोस्चर है वो कितना बढ़िया है, एकदम स्ट्रेट बैठ के फिर आगे, वो भी तो वो कितना तो सर बढ़िया है। वज्रासन की मुद्रा में वो बैठते ही है। जैसे हमारे यहाँ होता था कि पूजा पाठ करते थे, तो बहुत सारे लोग पद्मासन में बैठते थे। बोलते ही थी पद्म आसन, मतलब लोटस पोज में बैठना, तो पद्मासन है, सुखासन है, ये सब सारे जितने पोजेस होते थे उनमें सीधा बैठना। आज की डेट में लोग सुखासन में भी नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि क्रॉस लेग कर ही नहीं पाते हैं। और पुराना सिस्टम था जिसमें उत्कट आसन वगैरह यूज होता था, आजकल वो चीजें भी नहीं यूज होती, तो बहुत सारे प्रॉब्लम मतलब मुझे और धर्म का एक्चुअली कम आता है, तो मैं इसलिए धर्म के बारे में कमेंट नहीं कर सकती हूँ। एक वज्रासन के अलावा भी 5 टाइम की नमाज होती है। वैसे इनमें भी क्या बोलते हैं, जो सिख लोग होते हैं उनमें भी 4 टाइम या 5 टाइम का मतलब वो लोग पूजा पाठ करते हैं। जो भी होता है मुझे सही से नहीं मालूम है, पर अपना जो सनातन धर्म है जिसके बारे में थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ, मैं ये नहीं कहती पूरा जानती हूँ, थोड़ा बहुत जितना भी धर्म का जाना है या जितना समझा है, जो भी रिचुअल्स ऐड किए गए, जो खाने पीने की चीजें ऐड की गई हैं अकॉर्डिंग टू फेस्टिवल या अकॉर्डिंग टू सीजन। जैसे अभी हो रहा था कि ये दीपावली पर सूरन खाते हैं, तो होता है कि सूरन में फास्फोरस का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, तो अगर आप एक बार भी खा ले रहे हो अच्छे से, तो एक फास्फोरस का सर्टेन अमाउंट बॉडी में चला जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे रिचुअल्स में है तो या हमारे धर्म में। आप ऐसे जब बोलेंगे तो लोग बोलेंगे कि आप तो धोती कुर्ता के कल्चर में लेके जा रही है, पुराने सर जमाने में लेके जा रही धोती है। कुर्ता कल्चर में अभी आज भी है, बोलना नहीं चाहिए। जब फेस्टिवल्स होते हैं, आप चाहे जितना महंगा पैंट शर्ट पहन लो, मतलब मैं मेल के लिए भी कर रही, लेकिन अगर कोई धोती कुर्ता पहनता है तो बहुत ही अलग लगता है। और मेरे फादर भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अदरवाइज वो हर फेस्टिवल में, हर शादी ब्याह में सिर्फ धोती कुर्ता ही पहनते थे। और लेडीज भी अगर ओपन फोरम में नहीं बोलना चाहिए, 500 रुपए की साड़ी अगर आपने डाली है तो 5,000 के सूट से बेटर लगता है। जो हमारा इंडियन एथनिक वेयर है ना, अगर उसको प्रॉपरली कैरी किया जाए तो वाकई बहुत अच्छा था।
कुछ जगह कंफर्ट लेवल नहीं था तो कुर्ते के नीचे वो पहनते थे, क्या बोलते हैं, पजामा भी पहनते थे मेल। तो ऐसा नहीं है, जींस पहनिए, पैंट पहनिए, लेकिन वो आप ख्याल रखिए कि आपका, जैसे कुछ लोग को होता है फीमेल के केस में पीआईडी प्रोन होते हैं या यूटीआई प्रोन होती है लेडीज, कुछ लोग के साथ ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उनको फिर मैं स्ट्रिक्टली मना करती हूँ कि प्लीज आप जींस से अवॉइड करिए। जैसे मेरे पास इसी बात से याद है कि बच्चे भी कुछ पेशेंट आए, 22-25 साल की लड़कियां, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा बेटा ये पहनना छोड़ दो, अगर आपके मतलब ऑफिस का है ही ये, मतलब यूनिफॉर्म रेजिमेंट में है, तो आप कोशिश करिए कि कम से कम इसको पहनिए। घर पर आकर बिल्कुल तुरंत आप प्रॉपर खुले हुए कपड़े जो इंडियन तरीके के हैं वो पहनिए। तो ये चीजें होती हैं, उसमें नहीं है जो स्वास्थ्य के लिए सर अच्छी है। अब सही सोचा जाए, हमारे यहाँ ब्राह्मण मुहूर्ते उत्तिष्ठे है, तो ब्राह्मण मुहूर्ते उत्तिष्ठे है। अभी बहुत सारे लोग हैं कि रात के 2 बजे 3 बजे सोते हैं, अब रात के 2-3 बजे सोते हैं और सुबह 10-11 बजे उठते हैं, तो वो उनका मतलब प्रॉब्लम आना ही है। पहले जैसे हम लोग नहीं समझते थे कि हाँ, सोचते थे कि जैसे नृता मैम भी बहुत ज्यादा बोलते हैं, जितने लोग भी रात्रि जागरण वाले होते हैं अधिकतर उन लोग को किडनी की प्रॉब्लम होती है। और अब मैं अपने आसपास में भी देख रही हूँ कि जिनको भी रात्रि जागरण बहुत ज्यादा है उनको कुछ न कुछ प्रॉब्लम, मतलब सीरियस लाइफ इश्यूज आ रहे हैं, जिसको आजकल ऑटोइम्यून डिसीज या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोला जाता है। तो आपने तो थोड़ा सा अपना कंफर्ट लेवल चेंज किया, मान लो काम ही करना है तो रात के बजाय आप सुबह काम कर लो वही उठ करके, लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, वो इच्छा शक्ति है नहीं। हम रात में जागकर काम करेंगे तो जब शरीर बीमारी का घर हो जाएगा, जैसे अभी बताओ 35 ईयर का एक पेशेंट है सर, अभी वो बेड रिडन है, तो 35 ईयर की मतलब एज में 1 घंटे सिर्फ आप सोते, मतलब बैठते हो, और 23 ईयर आप बेड पर रहते हो, तो क्या लाइफ होगी। तो पक्का सी बात है कि खंगालेंगे पीछे तो लाइफस्टाइल के चेंजेस होंगे, डाइट की प्रॉब्लम होगी, यही सब सारी चीजें होंगी। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप, लेकिन आप समझो ना, जहाँ हमारा धर्म सही है, हमारे धर्म का मतलब धर्म यसे श्रेष्ठा सा धर्म, धर्म का मतलब जो आपके लिए श्रेष्ठ है वो धर्म है। धर्म की डिफिनेशन ये है, धर्म की डिफिनेशन का मतलब ये नहीं है कि हिंदू हो, मुसलमान हो, ये हो, ये धर्म नहीं है। क्योंकि उस धर्म के अंदर क्या है, अगर मैं हिंदू हूँ तो कितने मैंने उपनिषद वेद कुछ पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़ा है। जो हमें कुछ आते हैं वो चीजें रिचुअल्स वगैरह के थ्रू आती है, तो दैट विल बी 5 और 10% भी नहीं होंगी। अगर हमें वाकई हिंदू होना है, या मतलब मैं जिस धर्म को बिलोंग करती हूँ, तो मुझे उसके सारी चीजें पढ़े होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए ना। सनातन धर्म का मतलब है कि जो सिस्टम में चल रहा है, जो रिचुअल्स में चल रहा था, मैं बात उसकी कर रही हूँ, तो उसको सनातन है। अदरवाइज हिंदू धर्म में कितना क्या है, मेरे ख्याल से 99% हिंदू लोग तो जानते ही नहीं कुछ भी। और धर्म वालों का मैं कमेंट नहीं करूंगी, बट अपने धर्म में कह सकती हूँ, हम लोगों ने कितने वेद उपनिषद कुछ भी पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कुछ पढ़ा नहीं तो जानते क्या है, यही है सब। ठीक है, तो ये मतलब एक तरह से देखा जाए कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, ये जी खाना सर। पीना, पहनना ओढ़ना, ये सब क्या कर रहा है, शार धर्मता को बढ़ा रहा है। तो शार धर्मता की वजह से क्या हो रहा है कि अग्नि तत्व और वायु और आकाश ये बॉडी को नुकसान दे रहा है, और खासकर ये अस्थि को ये तकलीफ दे रहा है, और इसकी वजह से स्पॉन्डिलाइसिस, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं। किसी और को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, मैं थोड़ा संप्राप्ति बता देता हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग मेडिसिन के बारे में देखेंगे, फिर आप लोग बताइए। तो संप्राप्ति में देखिए कि बात कर आहार विहार का सेवन हो रहा है, जो रुक्षता उत्पन्न, घी का सेवन एकदम बंद कर दिया है। जब से एलोपैथी साइंस आ गया है, वो लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल थ्योरी आ गया है, तो वो बोलते हैं घी बिल्कुल नहीं खाने। तो बात कर आहार विहार का सेवन हो रहा है, बात वृद्धि हो रही है, वृद्ध वायु जो है वो अस्थि और संधि के स्थान में जाके संशयित हो रहा है, संशय हो रहा है, और उससे जब वायु ज्यादा बढ़ जाएगा, और आश्रय संबंध है अस्थि और वायु का, अब वही स्वस्थान में जाके रुक्षता पैदा करेगा, खरता करेगा, परुषता करेगा, अस्थिशय होने लगता है, फिर संधियों में शूल होने लगता है, स्तंभ होने लगता है, क्रिया हानि होने लगती है। अगर ऐसे पेशेंट में हम लोग देखेंगे तो उदर परीक्षण अगर किया तो हृदय यकृत है वो घन दिखेगा, थोड़ा सा हार्ड दिखेगा, आकाशीय दिखेगा, प्लीहा घन दिखेगा, आकाशीय दिखेगा, और वृक्क जो है वो अपान कक्षा में पीड़ना सहत्व दिखेगा, क्योंकि यह कहीं ना कहीं बेगावरोध जन्य संप्राप्ति होती है। और जीवन निराम भी हो सकता है, साम भी हो सकता है। चिकित्सा सूत्र है कि वात शमक औषधियों से वात का शमन करना है, वायु का अनुलोमन करना है, अस्थि धातु को वर्धन करना है, बल वर्धन करना है, और मांस पुष्टि करना है। ये मैं लंबर स्पॉन्डिलाइसिस जो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, और फिर जो अस्थिगत क्षयजन्य संप्राप्ति है अस्थि धातु में, तो इसीलिए यहाँ पे अस्थि धातु का वर्धन, वायु का अनुलोमन, वायु का शमन। और वायु का शमन करने के लिए हमें घृत पान भी कराना पड़ेगा, बस्ती भी देना पड़ेगा, स्नेहन शोधन भी करना पड़ेगा। वायु का अनुलोमन करने के लिए हमें अनुलोमन द्रव्य देना पड़ेगा, बल वर्धन और मांस पुष्टि। तो ये जरूरी है
लाइफस्टाइल डिजीजेस जो रहते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, उसमें निदान परिवर्तन अत्यावश्यक है। जैसे अगर रात्रि जागरण कर रहे हैं तो वो बंद कर दीजिए, वेग अवरोध कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए। तो पूरा प्रॉपर केस टेकिंग होना चाहिए, तो हमें अच्छे से समझ आएगा कि क्या हेतु हो रहा है। और हम लोगों को बेसिक चीज मालूम है कि दिनचर्या कैसे करना चाहिए, रात्रिचर्या कैसा होना चाहिए, ऋतुचर्या कैसा होना चाहिए, और फिर वेगों को नहीं रोकना है, खान पान का जो अन्न पान विधि है वो सब पता है। उस हिसाब से हमें हेतु निकालना है। और जो ग्रस्त अस्थि संधि को विश्रांति देना आवश्यक है। जहां पर ज्वाइंट पेन हो रहा है उसको रेस्ट करना जरूरी है। औषधि कल्प में 5 भौतिक चिकित्सा में क्या क्या बताया है, तो यकृत में घनता अगर होती है बहुत ज्यादा, यकृत की दुष्टि जन्य संप्राप्ति होती है, ग्रहणी दुष्टि होती है, तो फल त्रिकादि गुग्गुल 125 mgm एक एक रत्ती सुबह शाम गर्म पानी के साथ देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फल त्रिकादि गुग्गुल अगर देखेंगे तो इसका काढ़ा भी आता है, अरिष्ट भी आता है। 5 भौतिक में फल त्रिकादि गुग्गुल। अब इसमें क्या होता है, तो फल त्रिक मतलब आम्लकी, हरितकी, बिबितक, मतलब त्रिफला हो गया, गुडुची, किरातिक, कुटकी, नीम, वासा और गुग्गुल, यह मिला के फल त्रिकादि गुग्गुल बनता है। तो यह यकृत को बहुत अच्छा कर देता है। कामला का अगर इतिहास है, हिस्ट्री है जॉन्डिस का, तो फल त्रिकादि गुग्गुल दीजिए या क्वाथ दीजिए या अरिष्ट दीजिए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा बताया है कि अगर प्लीहा का संप्राप्ति है, प्लीहा में घनता है, वह संप्राप्ति अम्ल धर्मीयता की तरफ ज्यादा दिख रही है। फल त्रिकादि वाला है क्षार धर्मिता की तरफ व्याधि दिख रही है, वहां पे अम्ल धर्मिता की तरफ दिख रहा है, वहां मतलब भूख नहीं लग रही है और द्रव गुण से बढ़ा हुआ है पित्त। तो वहां पे क्या करना है, वरांगक क्षार। वरांगक क्षार में क्या रहता है, तो विड़ंग होता है, चित्रक होता है, शुंठी, घी, सेंधा नमक, वचा और दूध, इसको फिर जला के राख बनाते हैं। और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये प्लीहा की संप्राप्ति उसको ठीक करता है। विड़ंग है, वरांगक क्षार में विड़ंग है, चित्रक है, शुंठी, घी, सेंधा नमक, वचा और दूध। तो इससे, और यानायान का अगर इतिहास है तो इसका बहुत अच्छा यूज होता है और प्लीहा को ये ठीक कर देता है। ये कैसे काम करते हैं वरांगक क्षार, फल त्रिकादि गुग्गुल, इस पर मैं एक और लेक्चर लूंगा। मैं एक एक जो मेडिसिन है पांचभौतिक का, उस पर मैं एनालिसिस करके आप लोग को और विस्तार से बताऊंगा। अभी आप लोग इतना ये कॉन्टेस्ट में इतना समझ लीजिए। फिर है स्वदंशादि गुग्गुल। अगर यहाँ पे वृक्कों में मतलब किडनीज पे अगर हो रहा है उसका इफेक्ट, यानायान का इतिहास है, मतलब ट्रैवलिंग का इतिहास है, तो स्वदंशादि गुग्गुल इसका प्रयोग करते हैं। अगर वृक्क में पीड़ना सत्व है, अगर हम लोग पाल्पेट करते हैं किडनी के पास और पीड़ना सत्व दिख रहा है, तो यहाँ पर हम गोक्षरादि गुग्गुल जो रहता है, स्वदंशादि गुग्गुल, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। वो किडनीज में से जितना भी हीट है वो निकाल देता है, किडनीज को शुद्ध कर देता है। इसके ऊपर मुझे ये भी बताना था कि जो वरांगक क्षार का मैंने ऊपर बताया, उसमें प्लीहागत अगर विकृत पृथ्वी और आप वृद्धि से उत्पन्न व्याधियां हैं तो वरांगक क्षार को मधु के साथ देते हैं। और जैसे कफ प्रधान व्याधियां हैं, निमोनिया की अवस्था है, तो जहां पे प्लीहा का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और अम्ल धर्मिता ऐसे व्याधियां हैं, कफ के विकार है, तो वहां पे शहद के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। स्वदंशादि गुग्गुल तो किडनीज को पूरी तरह से क्लीन कर देता है, डिटॉक्सिफाई करता है, तो इसीलिए उसको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है पद्मकिट। पद्मकिट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई है। इसका प्रयोग क्या है कि यह पृथ्वी महाभूत प्रधान औषध वात शमन करके अस्थि धातु पुष्टि के लिए विशेष उपयुक्त है। पद्मक जो है विशेषतः शूलग्न होने से उपयुक्त होता है। इसमें पद्म काष्ठ का चूर्ण होता है प्लस मंडूर भस्म, इनको अच्छी तरह से खल करके ये योग बनाया जाता है। तो इसका प्रयोग करने से 100% अस्थि धातु, क्योंकि ये पार्थिव द्रव्य, पद्म काष्ठ और मंडूर भस्म पार्थिव है, पृथ्वी महाभूत, और इसको 60 to 100 mgm व्यानोदान काल में खाना खाने के बाद देते हैं, दोपहर में और रात को, और दूध के साथ देते हैं या बबुल निर्यास के साथ देते हैं। जब अस्थि क्षय होगा, अस्थि दौर्बल्यता होती है, ऐसी अवस्थाओं में पार्थिव बबुल का जो गोंद होता है उसका निर्यास होता है, उसका लाही बनाकर इसका प्रयोग कराया जाता है। तो वह ऑस्टियोपोरोसिस या कैल्शियम की कमी, एक तरह से बोले कैल्शियम और फास्फोरस की कमी, उसको ये पूरी तरह से भर देता है, पृथ्वी महाभूत को बढ़ा देता है और वात का शमन करता है। क्योंकि वायु और अस्थि ऑपोजिट है, तो यहाँ पे अस्थि धातु की पुष्टि होगी, वायु का अपने आप शमन होता जाएगा। इसके बाद में आता है पद्मकांति। पद्मकांति जो रहता है इसका प्रयोग किया जाता है। तो पद्मकांति का प्रयोग करने से क्या होता है कि ये 125 to 250 mgm अपान काल में खाना खाने के पहले देते हैं,
दूध के साथ देते हैं। तो यह पृथ्वी महाभूत प्रधान कल्प है। अपान कक्षा पीड़ना सहत्व हो और सिजेरियन का इतिहास और बाद में अस्थिक्षय हो, तो यह विशेष रूप से पद्म कांति, इसका प्रयोग बहुत अच्छा होता है। अपान वायु के स्थान में वात शमन करके गर्भाशय को बल्ले भी होता है। इस तरह से पद्म कांति के बारे में बताया है। और आप लोग को ना पद्मक और चंद्रप्रभा, इसमें मेन यही रहता है, पद्म कांति, पद्मक और चंद्रप्रभा। तो ये बहुत अच्छा, चंद्रप्रभा का तो आप लोगों को मालूम ही है कि वो पूरा अपान क्षेत्र में काम करता है और वहां बल देता है, गर्भाशय को बल देता है, इसलिए पद्म कांति इसका प्रयोग करते हैं। और उसके बाद में आता है रजनी योग। रजनी योग जो रहता है, रक्तगत उष्मा अगर बढ़ गई है और उसके वजह से अनेकविध व्याधियां हो जाती हैं, तो रजनी योग में स्वर्ण गैरिक और हरिद्रा ऐसा है, तो यह बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है जहां पे हीट बढ़ा हुआ है रक्त में। और इसको हरिद्रा को की 3 भावना दिया जाता है गैरिक को, तो उससे और फिर उसको सुखाया जाता है। तो इससे गैरिक और हरिद्रा जो है दोनों ही पार्थिव द्रव्य हैं, तो ये रक्तगत वृद्ध तेज महाभूत के जो विकृत रूप से तेज महाभूत के गुण है उसको शमन करके इसका प्रयोग किया जाता है। और रजनियों को ठंडा पानी से, नॉर्मल पानी के साथ दिया जाता है। पित्त का शुरुआत का काल 10 बजे और पित्त का अंत का काल 2 बजे, इस टाइम पे रजनी योग दिया जाता है। तो हीट जो बढ़ी है, उष्णता बढ़ाने वाली बीमारी कारण प्लीहा आकाशीय रजनी योग विशेष उपयुक्त है। तेज महाभूत और वायु के समवाय संबंध में से परस्पर बढ़ाने वाले होते हैं, इसलिए तेज महाभूत का शमन होना आवश्यक होता है। फिर आता है बरा गुगुल। बरा गुगुल मतलब त्रिफला गुगुल, इसका प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होता है कि वरा मतलब त्रिफला 250 mgm व्यानोदान काल में जब हम देते हैं गर्म पानी के साथ, तो अस्थि क्षय के बाद जब मांस धातु का क्षय होता है या शोभ होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो एक तरह से एंटीबायोटिक का भी काम करता है। तो वह क्षय और शोभ को ठीक करने के लिए मांस पोषक इसके रूप में वरा गुगुल का प्रयोग, मतलब त्रिफला गुगुल का प्रयोग करते हैं, तो ये मांस धातु को बढ़ा देता है। मैंने ऊपर जो ये बताया स्वधनष्टादि गुगुल, ऊपर मैंने बताया ना तीसरा नंबर का स्वधनष्टादि मतलब गोक्षरादि गुगुल, उसमें देखें तो आमल की, हरित की, विविध की, मतलब त्रिफला है, शुंठी है, मरीच है, पिपली है, मुस्ता है, गुगुल है, और इसमें गोक्षुर, धमासर, पाषाण भेद का भावना रहता है गोक्षरादि गुगुल में, या स्वधनष्टादि गुगुल, ये स्पेशल स्वधनष्टादि नाम दिया गया है पांच भौतिक में। इसके बाद में आता है बल्ले योग, 8वां नंबर का देखिए, बल्ले योग जो बल देता है। तो ये बल्ले योग जो है ना, इसका प्रयोग करने से क्या क्या फायदा होता है, तो हाँ, और मुझे त्रिफला गुगुल का बताना है, जो 7वां नंबर का वरा गुगुल जो मैंने बताया। तो त्रिफला गुगुल में आम्लकी है, हरित की है, विभितक, मतलब त्रिफला और गुगुल, ये 4 चीज है, इसका कॉम्बिनेशन होता है। और जो ये बताया कि बल्ले योग, इसमें सारे बल देने वाले दवाइयां हैं, अभी मुझे मिल नहीं रहा है कि इसमें क्या क्या होता है। बल्ले योग मतलब वो एक तरह के सारे द्रव्य ऐसे हैं जो अस्थि, मांस, स्नायु, बल वृद्धि के लिए विशेष उपयुक्त रहते हैं, और इसमें व्याधि अपुनर्भव के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहते हैं। ये बल्ले योग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है मांस संदव तेल। मांस संदव तेल का अभ्यंग करने के लिए पांच भौतिक चिकित्सा में बताया जाता है। तो इसमें मांस संदव तेल आप लोगों को मालूम है वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा विशेष प्रक्रिया करके बनाया जाता है। उसके बाद में आता है बला तेल या सरसों का तेल भी अभ्यंग करने के लिए, जहां पर भी वात वृद्धि हो, ज्वाइंट पेन हो, तो बाह्य स्नेहन, और बाद में स्वेदन, वात शामक और अस्थि पोषक मांस स्नायु स्तंभ को दूर करने वाला, स्टिफनेस को दूर करने वाला होता है। इसके बाद में आता है भर्जित बबुल निर्यास। बबुल का निर्यास जो रहता है गोंद, क्योंकि महाराष्ट्र में बबुल बहुत जगह मिलता है, और इसे, और ये पार्थिव द्रव्य, और ये संधानीय गण में अस्थि धातु को पोषण भी करता है। जहाँ पे ऑस्टियो पोरोसिस हो गया है, या हड्डियां घिस रही हैं, मतलब टकरा रही हैं और बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो वहां बबुल निर्यास देने से वो ठीक हो जाता है। और ड्राई फ्रूट्स भी देना, ड्राई फ्रूट्स भी वातशमक अस्थिवर्धक होते हैं, कैल्शियम का कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग को इतना समझ आया? अगर आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ये पांच भौतिक चिकित्सा में ये सारे योगों का प्रयोग किया जाता है। इस पर हम लोग और चर्चा करेंगे तो हमें और पता चलेगा। कुछ आप लोग अगर बोलना चाहते हैं तो बोलिए। डॉक्टर माधुरी मैम, आपको समझ आया मैंने जो पढ़ाने का कोशिश किया? हाँ, यस सर, यस, समझ आया सर, बहुत अच्छा सिखाया आपने, बहुत। तो इसका प्रयोग इस तरह से किया जाता है, पांच भौतिक के ही द्रव्यों का प्रयोग करना है। यहाँ पे पृथ्वी महाभूत को बढ़ाना है और वायु को शमन करना है। इसका प्रयोग करिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। डॉक्टर आरती शर्मा मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं?
स्पॉन्डिलाइसिस के पेशेंट में आप किस तरह से डील करती हैं, क्या दवाई देती हैं आरती मैम? डॉक्टर प्रणाम आरती सर। शर्मा मैम। हाँ मैम सर, बताइए। कौन से पेशेंट में बता रहे हैं आप? स्पॉन्डिलाइसिस, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस के पेशेंट को आप कैसे ठीक करती हैं? सर मुझे इसमें निर्गुंडी तेल जो रहता है वो बहुत अच्छा काम करता है। उसकी मात्रावस्ती या सैंधवादी तेल या महामाश जो भी आपने बताया, इसका बहुत अच्छा यूज होता है। प्रसारिणी तेल, इसका बहुत अच्छा यूज होता है। मेन मैं इसमें तेल कल्पना ही देती हूँ पेशेंट को पीने के लिए भी और वस्ती के रूप में भी। और त्रयोदशांग गुगुल इसमें बहुत अच्छा काम करता है। और ये जो आपने त्रिफला गुगुल बताया, ये मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसमें। और आपके पास पेशेंट आते हैं तो कितना दिन में मतलब उनको ठीक लगने लगता है, ठीक कितना दिन में हो जाते हैं? अगर तो पेशेंट वस्ती करा लेता है, पेन तो 7-8 दिन में ही मैनेज हो जाती है। अगर वस्ती नहीं कराता तो सर उसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि मोस्टली सभी हमारे पास जितने पेशेंट आते हैं मोस्टली सभी क्रॉनिक ही आते हैं। 4 साल 5 साल इधर उधर से फिर ही आते हैं हमारे पास। उसमें फिर समय लगता है। फिर पीने के लिए भी अश्वगंधा रिष्ट या रासना सप्तक क्वाथ हो गया, दशमूल क्वाथ हो गया, ये सब मतलब पेन मैनेजमेंट के लिए देना पड़ता है। या दशमूल क्वाथ की उसको धारा लेने के लिए बोलते हैं, शीर धारा। या दशमूल क्वाथ में जो भी ऑर्गन इफेक्टेड है उससे अपने घर में ही वो थोड़ा गर्म करके उसको उससे बात करने के लिए भी देती हूँ। उससे भी अच्छा असर आता है। आम बातारी रस भी इसमें अच्छा काम करता है। और रात को अनुलोमन के लिए एरंड हरित की देती हूँ, वो भी अच्छा काम करता है। और एरंड का पत्र गर्म करके कोई भी लेप है, जैसे कोटम चुक्कादी चूर्ण है, एलम निषादी है, तो उसका लेप करके उसके ऊपर एरंड का पत्ता बांध करके भी पेशेंट को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है इसमें, जो जी। पेशेंट मतलब अपने घर पे भी कर सके। जी सर। हाँ, एक डॉक्टर आशा मैम ने कहा कि फल त्रिकादि गुगुल का कंटेंट, तो ये आम्ल की, हरित की, विभितक, मतलब ये 3 हो गया, त्रिफला हो गया। फल त्रिकादि मतलब यहाँ पे फल त्रिक मतलब त्रिफला। फिर गुडुचि है, किरातिक्त, कुटकी, नीम, बासा, जो पंचतिक्त हैं, गुडुचि, किरातिक्त, कुटकी, नीम, बासा, ये हो गया। और गुगुल, त्रिफला हो गया, पंचतिक्त हो गया, और गुगुल, ये सबको मिला के फल त्रिकादि गुगुल, इसका प्रयोग करते हैं। तो यकृत का अगर इन्वॉल्वमेंट है अस्थि में, क्योंकि संप्राप्ति किस तरह से बन रहे हैं वो हमें देखना पड़ता है, तो ये बहुत ही बेस्ट है। दीपन पाचन भी कार्य करता है, और फिर अस्थि धातु पे भी अच्छा काम करता है, क्योंकि अस्थि को बनाना है तो हमें तिक्त रस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जी, और किसी को कुछ बताना है? आप लोग कैसे करते हैं अगर लंबर स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट आते हैं, आयुर्वेद से कैसे करते हैं? डॉक्टर गुरप्रीत कौर मैम, आप कृपया बताइए। डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, डॉक्टर रमेश जी, आपके पास पेशेंट लोग आते हैं, किस तरह से आप लोग ठीक करते हैं, थोड़ा बताइए सभी लोग को। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। जी मैम। जी सर। सर एक तो आपका बहुत दिनों बाद लेक्चर हुआ है, मतलब दिस इज अ ब्लेसिंग। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस हिसाब से आपने एक एक योग को विद इंग्रेडिएंट समझाया सर, दिस इज वंडरफुल। मतलब बहुत ही अच्छा लगा। थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू एवरीवन। सर जैसे मेरे पास कोई भी लंबर स्पॉन्डाइलोसिस का आता है या सर्वाइकल का आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसकी हिस्ट्री लेती हूँ, और हिस्ट्री लेती हूँ कि इसमें कॉज क्या रहा है। और 90% ऑफ द केसेस, जैसे कि डॉक्टर शशि मैम ने बोला, कि उसमें ना पोस्चर एक बहुत बड़ा रीजन रहता है। तो अलोंग विद मेडिसिन हम जो है वो पोस्चर पे काम करते हैं। पोस्चर में जो जो डिफेक्ट होता है अकॉर्डिंगली गाइड करते हैं, या तो उसमें कुछ उसको योगा कराना है या उसको नॉर्मल एक्टिविटीज बतानी है, वो हम गाइड करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू पेशेंट, कई बार क्या होता है कि ऐसा लगता है कि ऑस्टियोपीनिया भी साथ में है, मतलब विटामिन डी कम हो रहा है या कैल्शियम कम हो रहा है, उस वजह से भी जो है वो चेंजेस, इन्फ्लेमेशन मिलते हैं। कई बार कई पेशेंट में क्या होता है, स्ट्रेस भी एक कारण होता है, उसकी वजह से भी चेंजेस मिलते हैं। तो कई लोगों में क्या होता है कि एसिडिटी बहुत ज्यादा है, तो उस वजह से क्या होता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, फिर अगेन वो विटामिन डी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। या कई लोगों का क्या होता है कि उनको कभी किसी ने करेक्ट ही नहीं किया कि कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, तो वो उनके वो चेंजेस आते हैं। तो सर अकॉर्डिंग टू पेशेंट फिर हम उसमें कई बार त्रिफला गुगुल यूज करते हैं, कई बार त्रयोदशांग भी मैं देती हूँ, रासना सप्तक वात भी देती हूँ, या रासना आदि गुगुल भी देती हूँ। डिपेंड करता है पेशेंट को किस चीज की डेफिशिएंसी है। या कई बार क्या होता है कि सिंपली जो है विटामिन डी का है,
तो उसमें जो है हम विटामिन डी का जो है या तो उसको सन थेरेपी करते हैं, और साथ में जब तक उसका नहीं पूरी डेफिशिएंसी पूरी होती, अलोंग विद दैट फिर हम अपना कोई भी प्रवाल पिष्टी या अगर कुछ और लगता है तो प्रवाल पंचामृत या कोई भी सुधावर की मेडिसिन देते हैं। जी सर, थैंक यू सर। जी, आपने बहुत अच्छा बताया मैम, ऐसे लग रहा था आप और बताइए और बताइए, बहुत अच्छा बताया आपने। हम और लोगों से सुनते हैं सभी का। असली में डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम जो बताती है ना, ये एक एक्सपीरियंस है मैम का इतने सालों का, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर रमेश जी आप कृपया बताइए, आशा मैम आप कैसे देती हैं? डॉक्टर आशा टंडेल मैम आप बताइए, आप लोग लंबर स्पॉन्डिलोसिस में कैसे करते हैं, क्या हेतु निकाल के कैसे करते हैं इलाज? आशा जी मैम। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। जी सर, एम आई ऑडिबल? यस यस। हेलो। हाँ, प्रणाम सभी को। सर, जैसे काफी चर्चा हो चुकी है संप्राप्ति पे, निदान पे, तो हमारे जो यहाँ तो बताया गया है कि निदान, परिवर्जन एवं चिकित्सा, तो इसमें भी जैसे मनीष मैम ने बहुत बढ़िया से बताया कि पोस्चर करेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप। क्योंकि यहाँ पे आईटी सेक्टर के जितने भी आते हैं या कोई भी स्टूडेंट आते हैं, तो उनमें ज्यादातर लंबे समय तक बैठे रहने से, पोस्चर, रॉन्ग पोस्चर में लंबे समय तक बैठे रहने से ये सब होता है। सोने के टाइम भी लोग दो दो तकिए लेते हैं, किसी किसी को ऐसी आदत होती है, तो ये सब अवॉइड करना बहुत जरूरी है। और अगर मेडिसिन वाइज देखा जाए, हाँ, एक सूर्य चिकित्सा भी आती है, उसका भी काफी बढ़िया रोल है। जी और अगर मेडिसिन वाइज देखा जाए तो मैंने अपने पेशेंट्स में ग्रीवा बस्ती और इंटरनल मात्रा बस्ती से अच्छा रिजल्ट पाया है। बाकी तो सर डिसीज वाइज हम देखते हैं दोषों के अनुसार पेशेंट की प्रकृति कैसी है, तो उसमें त्रिफला गुग्गुल है, प्रवाल पंचामृत है, त्रासना सप्तकवात है, महानारायण ऑयल है। इनकी बस्ती के तौर पे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के मतलब दोनों यूजेस करके अच्छे से उनको मैनेज कर सकते हैं। बट इट्स रियली डिफिकल्ट, उसको मैनेज करना ही पॉसिबल है। आप कोई बोलेंगे ना कि इसको क्योर कर दो, जब तक उनको पोस्चर की समझ नहीं आएगी, उनकी लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं आएंगे, तो पेशेंट्स रिपीट होते रहते हैं। ये मैंने अपनी प्रैक्टिस में काफी देखा है। तो सर, थोड़ी अवेयरनेस पेशेंट में लाना और रिपीटेटिव उनको संसर्जन क्रम कराना, मतलब ये पंचकर्म कराने के बाद मेडिसिन दो, तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, रिपीटेशंस नहीं होते हैं। जी सर। अच्छा। और आप लोगों ने टिकटक शीर बस्ती वगैरह का और बस्ती यापना बस्ती इसका प्रयोग किया है तो वो बताइए थोड़ा, कौन बताएगा? डॉक्टर सपना शुक्ला मैम आप कैसे करती हैं इलाज? डॉक्टर अंजना मैम आप कुछ बोलेंगी? अंजना मैम का सबको सुनने का मन करता है। डॉक्टर मोनिका मैम कुछ बोलिए, आप लोगों के पास पेशेंट आते हैं, कुछ अपना शेयर करिए। सर मैं भी वैसे ही ये त्रयोदशांग गुग्गुल और रासनादी काढ़ा वगैरह देती हूँ, और आम वातारी रस का भी अच्छा रिजल्ट मिलता है इसमें। बाकी थोड़ा सा कैल्शियम का डाइट वगैरह में भी लेने को बोलती हूँ पेशेंट को, थोड़ा योगा एडवाइस करती हूँ। उतना ही सर, अभी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं है। अब मोनिका मैम का सुनिए। मोनिका मैम आप बताइए, आप केरलीय पद्धति से कैसे करती हैं स्पॉन्डिलोसिस को मैनेज? जी सर, उसमें यही होता है कि सर कटी वस्ती का भी हम लोग यूज करते हैं। तिक्तक्षीर वस्ती सर हम लोग वस्ती देते हैं, सहचरादि तेल की जैसे वस्ती दिया इस तरह से, और कटी वस्ती किया, ये सब करते हैं। लेकिन अभी तिक्तक्षीर वस्ती मुझे यहीं पे आके मैंने आपसे ही सीखी है सर, तो वो अब हम करना शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया है। बट हम वैतरण वस्ती कहीं पे अगर लगता है कि आम की संचति है, और या तो फिर हम तेल वस्ती है, अनुवासन वस्ती, इसका प्रयोग करते हैं सर। और कटी वस्ती का बहुत ज्यादा इसमें अच्छा इफेक्ट हमने देखा है सर। जी। और आप तेल वगैरह कुछ सजेस्ट करिए ना, आपका ये आयुर्वेद सर शास्त्र इसके में। लिए यूजुअली सर धन्वंतरम तेल या सहचरादि तेल, इसका ज्यादा यूज होता है। पेन अगर ज्यादा होता है तो हम कर्पूर आदि तेल से पहले हल्का सा मसाज करके उसके बाद फिर ये धन्वंतरम और सहचर आदि इससे करते हैं सर। कोटम चुकादी का भी हम प्रयोग करते हैं, इनिशियली कोटम चुकादी से भी करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर स्पेसिफिक हमने सर ये देखा है कि अगर अधोकटी का होना डिजीज हो तो उसके अंदर, और लेग्स का अगर कहीं पे होता है तो उसके अंदर सहचर आदि तेल का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सर्वांग अगर हो कहीं पे भी बात हो तो उसमें धन्वंतरम तेल का ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा हमने ये करके देखा है, तो ऐसे यूज करते हैं सर। और और बाकी कोई तो डॉक्टर बोल रही थी ना बार बार की तेल धारा तेल धारा,
वहां सर वो पे पिडिचिल बोलते हैं ना उसको हाँ। सर पिडिचिल का ना सर्वांगवात पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लोकल पे पिडिचिल से ज्यादा सर फिर मुझे कटिबस्ती बेटर लगता है कि उसको आप फिर वहां पे क्यारी बना के भर के और फिर उसको सर मतलब आप जैसे मैं इंफ्रारेड लैंप से वहीं की वहीं उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखो, इस तरह से हम लोग करते हैं सर। बहुत अच्छा बताया मैम आपने। सर इसमें अगर स्पॉन्डिलोसिस से ही पीआईवीडी हो जाए, जो प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो जाए, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि मेरे पास जब तक आते हैं वो स्पॉन्डिलोसिस के बाद भी उनकी डिस्क भी प्रोलैप्स हो चुकी होती है, और सिर्फ एक रीजन से नहीं हो चुकी होती, मल्टीपल रीजन से हो चुकी होती है, थोरेसिक रीजन से भी हो चुकी होती है। मतलब इतनी बुरी हालत में आते हैं कि उनको शरीर को इकट्ठा करना पड़ता है। मॉर्निंग स्टिफनेस उनमें इतनी ज्यादा रहती है, 5 to 10 मिनट्स तक रहती है। तो ऐसे केस में हम मतलब ऐसे क्या में कर देखिए सकते हैं? नारसिंह रसायन और स्वर्णकल्प हमारे हैं, या सहस्रपुटी अभ्रक, वो बहुत अच्छा काम करता है। जैसे सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, ये जो बल देने वाले स्वर्णकल्प बहुत अच्छा रहता है। तो और इसमें अगर हमें वस्ती करनी हो तो कौन सी कर सकते हैं ऐसे केस में जिसमें प्रोलैप्स हो गई हो डिस्क? आप दीजिए ना 101 आवर्ती वाला शीर बला, धनवंतर तेल, शुद्ध बला, चंदन बला लाक्षादी तेल, बला अश्वगंधादी लाक्षादी तेल, बहुत सारी दवाई हैं। ओके। तो इसमें निरु अगर करना हो तो वो किससे करें? निरूद देना है तो दशमूल का काढ़ा है, बिलवादी क्वाथ या रासना सप्तक क्वाथ या निर्गुंडी क्वाथ। ओके सर। दशमूल के बाद क्या बोला? बिलवादी क्वाथ? निर्गुंडी क्वाथ बोला मैंने, बिलवादी अच्छा क्वाथ, हाँ। जी थोड़ा सर। ये आप इसमें बात व्याधि रोगाधिकार पढ़िए भेषज रत्नावली, उसमें जी बताया जी बिलवादी क्वाथ अलग से थोड़ा। जी सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, और कुछ ना कुछ भेषज रत्नावली से, कुछ गद निग्रह से, कुछ ये बुक से, कुछ वो बुक से। और हमारे पास पेशेंट आते हैं अलग अलग, तो जितना अभ्यास करेंगे ना कुछ कुछ नया नया सीखते जाते हैं। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। अंजना मैम का सुनना चाहते हैं? अंजना मैम कुछ बोलेंगी? अगर मैम खाना बना रही हैं तो कोई बात नहीं। नमस्कार सर, सभी लोग को नमस्कार। जी सर। हाँ सर, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है, और सच बात तो यही है कि हमें सभी लोग को इस तरह के केसेस मिलते हैं, स्पेशली जो बात व्याधि एक बहुत बड़ा चैप्टर भी पढ़ते आए हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं। और स्पेशली यहाँ पे जो सीजन चल रहा है, तो सीजनल चेंज जिसे कहते हैं, तो यहाँ वायु कुपित इस समय पेशेंट बहुत आ रहे हैं। जनरली पेन जो है, जॉइंट पेन है, या इसमें जो है मसल पेन है, या कटिशूल है। तो और वैसे भी हमारे पास तो सारे केसेस इस तरह के लेडीज के स्पेसिफिक ही रहते हैं कि हील पेन हो रहा है, या फिर कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, चाहे वो डिस्चार्ज के कारण भी हो सकता है, या मे बी कोई जो है हमारे अस्थि धातु के कारण भी हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले यही हम लोग देखते हैं कि जो धातु क्षय जो हो रहा है, या फिर जो धातु क्षय के कारण जो रुक्षता हो रहा है, खरता हो रही है, परुषता, जो भी हमें लक्षण मिल रहे हैं, उसके हिसाब से हमें वहां पे स्निग्धता लानी है, मृदुता लानी है। तो वहां पे उसके लिए फिर हमें कैसे कैसे चिकित्सा करनी चाहिए। तो जैसे हम अक्सर बात करते हैं, आप भी बताते हैं, तिक्त क्षीरबस्ती का रोल है। लेकिन जनरली जब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर स्नेहपान करा दें, या जैसे पंचतिक्त घृत है, पंच कल्याण घृत है, दाढ़ीमादी घृत है, अकॉर्डिंगली पेशेंट को, जैसे हम मॉर्निंग आवर्स में एक नित्य विलेचन के रूप में अकॉर्डिंग टू उसकी अग्नि बल को ध्यान में रखते हुए, और साथ में थोड़ा सा पंचकोल चूर्ण के साथ, या फिर पिपली सौभाग्य शुंठी, या फिर जो थोड़ा सा और हमारा, अगर ज्यादा हम आगे जाना चाहें तो हम तो कभी कभी आरगवद, षडशकार, निशोथ, मतलब विरेचन थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करके, और वायु का अनुलोमन करने वाले द्रव्यों के साथ में मैं जो है कोशिश करती हूँ कि एक पेशेंट को पंचतीर्थ घृत पिला दूं, दे दूं। वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट के हिसाब से। और वो फिर मैं जब एक नित्य विरेचन स्टार्ट करती हूँ, तो मैं लगातार कम से कम 30 डेज 40 डेज तक पेशेंट को रख देती हूँ। और उसके साथ में फिर नस्से भी मैं स्टार्ट करती हूँ वहाँ पे थोड़ा। और नस्से में जैसे जो भी पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से ही अच्छा रहता है, तो षडबिंदु तेल से लेके और जो है हमारे पास क्षीर वाला तेल तक का नस्से अच्छा रहता है वहाँ पे। सहचर का तेल है, वाला तेल है, या फिर कभी कभी हमको जो है क्षीर वाला तेल है, इस सब का नस्से हम अकॉर्डिंगली पेशेंट को देते रहते हैं। साथ में उनके उसके साथ में जो मेन हमें बात करनी होती है, वो ये है कि हमें किस तरह की बस्ती का वहाँ पर वो करना है। समटाइम्स जैसे अब अंग अंग के आधार पे तो कटी बस्ती का बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है, और तेल भी हम अकॉर्डिंगली ही
वहां पे करते हैं, जैसे समटाइम्स निर्गुंडी का तेल बना दिया, शिगरू का तेल बना लिया, या पेशेंट खरीद सकता है तो फिर बला तेल ले आया, तो उसके हिसाब से। और फिर पत्र पिंड स्वेद, ये मेरा बहुत फेवरेट रहता है। पत्र पिंड स्वेद में मैं जो भी पत्र मिल जाते हैं, पेशेंट जनरली अरेंज भी कर लेते हैं, और वो चाहे वो एरंड का पत्र हो, चाहे मदार का पत्र हो, चाहे करंज का पत्र हो, चाहे वो इमली का पत्र हो, या सारे पत्र के उसका फिर कल्क बना के उसको बहुत अच्छे से जो है महाविष तेल में उसको अच्छे से हमने फ्राई करके, और फिर उसकी एक पोटली बना के उस तरह का भी करने से क्या होता है, जो जनरली जो 6 जन्य यहाँ भी हमारी धातु 6 जन्य जो भी संप्राप्ति अगर है, तो उस संप्राप्ति में हमें इस पेशेंट में बहुत आराम मिल जाता है। तो स्नेहन और स्नेहन के बाद स्वेदन करते हैं, और उसके बाद जो जनरली जैसे कहते हैं कि हम वायु के शमन के लिए जो चिकित्सा की जाती है, तो शास्त्रों में तो बहुत अच्छा बताया है, बला तेल की बस्ती है, नारायण तेल की बस्ती है, और ये हम दे देते हैं क्योंकि मिल जाते हैं इजीली हमारे आसपास क्लिनिक जो केमिस्ट लोग रखते हैं। तो यहाँ पे इतना तो हम दे सकते हैं, लेकिन जैसे आपने हम लोग अक्सर बताते हैं कि जो उसमें एजोस्पर्मिक वगैरह में हम पेशेंट को बस्तियान बस्ती देते हैं, उसी तरह से अगर मांस रस की बस्ती हम सिद्ध करके दें, और जैसे आप बताते हैं कि क्षीर क्षीर बस्ती जो है, ये बस्ती थोड़ा सा भी हमने नहीं दी है, लेकिन मेरा मतलब माइंड में मेरे बना है कि इसको हमें पेशेंट को देना चाहिए, और उससे क्या होगा कि पेशेंट को कहीं ना कहीं वो रसायन की तरह काम करेगा। बला, अश्वगंधा, शतावरी, ये सारे जो हमारे रसायन द्रव्य हैं, आमल की, गुरुची, इनको भी हम किसी ना किसी रूप में पेशेंट को चाहे उसका क्वाथ बना के, उसका चूर्ण बना के दूध के साथ दे सकते हैं। और इसकी पोटली का भी बहुत महत्व है, कहीं कहीं जैसे केवल कुछ नहीं मिले तो बला पत्र की पोटली बना ली, बला पोटली का बहुत अच्छा मतलब रोल आता है। और जैसे बच्चों में अक्सर जो है ज्यादा हम बहुत मृदु स्नेहन मृदु स्वेदन की बात करते हैं, तो शाली पिंड स्वेद की बात करते हैं, शाली पिंड को भी हम लोग दूध में पकाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं अप्लाई करती रहती हूँ अपने पेशेंट में। और उसके साथ में फिर जैसे स्वर्ण बसंत मालती या फिर भृतवा चिंतामणि, ये दोनों चीजें मैं यहाँ पे यूज करती हूँ। शुद्ध कपिलू का भी एक बहुत अच्छा रोल आता है यहाँ पे। शुद्ध कपिलू जो है वो अपने आप में एक बहुत ही अगर चाहिए नरवाइन टॉनिक की तरह होता है, लेकिन उसको फिर योगवाही बना के दिया जाता है, जिसमें जैसे सहस्त्रपुटी अभ्रक मिला दिया, थोड़ा गिलोय सत मिला दिया, थोड़ा सा उसमें हमने वंग मिला दिया या त्रिवंग मिला दिया, है ना, और उसके अलावा रासना भी थोड़ा बहुत मिला सकते हैं, तो उसको हम उस हिसाब से देते हैं। ये निर्गुंडी पत्र क्वाथ का मैंने बहुत अच्छा इफेक्ट देखा है पेन किलर में, या जिस तरह से आपने स्पॉन्डिलाइटिस की बात की थी या गठिशूल की बात की थी या जॉइंट पेन की बात की थी, नी जॉइंट की बात की थी, तो यह निर्गुंडी पत्र जो है सरस का बहुत अच्छा रोल है। रासना सप्तक क्वाथ का बहुत अच्छा रोल है। दशमूल क्वाथ का गहन या दशमूल क्वाथ का परिषेक भी बहुत अच्छा काम करता है। और इसके अलावा कुछ मेडिसिन जैसे वहाँ योगराज गुग्गुल का रोल अच्छा मिलता है मुझे, मैं जो जनरल यूज करती हूँ वही बता रही हूँ। और क्योंकि मेरे पास मीनोपॉजल केसेस ज्यादा आते हैं, तो वहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस के केस में शतावरी शतावरी कल्प, कूष्मांड का पाक, जैसे आकांक्षा में अक्सर बताती हैं, और कूष्मांड का रोल जो है इस मामले में एक रसायन का कार्य करता है, रस धातु को बढ़ाने का काम करता है। तो इस तरह से सर ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं। दूध का प्रयोग बहुत जरूरी है, लेकिन दूध को भी हम लोग संस्कारित करके देंगे तो फायदा करेगा। बस्ती, नस्य और किसी स्नेहन स्वेदन लोकली करके, और पेशेंट को थोड़ा सा दीपन पाचन करके अगर हम रसायन पे रखेंगे तो इफेक्ट आता है, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। जी सर। जी थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। और डॉक्टर एम बी सुशील सर, डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? इसके अलावा आप लोगों का कुछ अनुभव है तो बताइए कृपया। हेलो सर, नमस्कार। जी सर, प्रणाम सर, बताइए सर। सभी लोगों को नमस्कार। सर मैं नॉर्मली जो निदान है ये तो वही है जो निदान बताया गया है, निदान परिवर्जन पहले है। साथ में मैं जो इसमें इस्तेमाल करता हूँ वो 4 प्रकार के कषाय, जैसे रासना रंडादि कषाय है, अष्टवर्ग कषाय है, रासना सप्तक कषाय है और सहस्त्रादि कषाय पेशेंट के हिसाब से मैं देता हूँ। एंड जब मुख्य रहता है दीपन पाचन और वात का अनुलोमन, तो वात के अनुलोमन के लिए त्रिव्रत ले भी दे सकते हैं, अरंड ब्रश सहित की भी दे सकते हैं। दीपन पाचन के लिए आरोग्य वर्धनी मिट्टी और त्रिफला गुग्गुल में इस्तेमाल करता हूँ नॉर्मली। एंड देन जब ये दीपन पाचन हो जाता है, अनुलोमन हो जाता है, तो क्षय रोग के लिए मैं धनवंतरम 101
टाइम्स जो ऑयल आता है वो 20 से 25 बूंद में इस्तेमाल करता हूँ मैं पेशेंट को बल देने के लिए। वस्ती का इस्तेमाल करता हूँ, शेरबला 101 टाइम्स का, और धनवंतरम तेल का भी करता हूँ मैं, सहचरादी तेल का भी इस्तेमाल करता हूँ। एंड देन फिर जो क्षय रोग विशेषकर होते हैं उसमें मैं पत्रपिंडी तेल, जैसे अंजना मैम ने बताया, पत्रपिंडी से जो निर्गुंडी होता है, इमली होता है, सहजन होता है और सहचरा, इनके पत्तों का पोटली बना के और नींबू काट के, नींबू को डाल के फिर महाविषगर्भ तेल या महामाश तेल के अंदर उसको पोटली बनाने के बाद उससे स्वेदन करते हैं। स्वेदन करने के बाद फिर मैं उसके बाद 7 दिन के लिए मैं षष्ठी शाली में स्वेद देता हूँ। षष्ठी शाली स्वेद से क्या होता है कि जो क्षय रोग होता है उसको बहुत अच्छा आराम होता है। एंड जो भी अपना स्नेहन होता है वो हम करते रहते हैं। और इसमें विशेष करके जो मैं मेडिसिन इस्तेमाल करता हूँ उसमें रसराज रस का बहुत अच्छा योग है। पंचामृत लोग गुग्गुल जो आता है टैबलेट वो मैं देता हूँ, एंड त्रयोदशांग गुग्गुल ये अकेला ही अगर अपन ओपीडी बेस पे देते हैं, अगर शायद पेशेंट आता है दीपन पचन अनुलोमन करके आपका पंचामृत लोग गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल और रसराज रस, इससे 100% रिजल्ट मिल जाता है पेशेंट को। और साथ में जो योगासन होते हैं विशेष करके बैकवर्ड बेंडिंग वाले में, विशेष ऐसे पेशेंट जो रहे वेजेड भी रहते हैं तो उनको 3 आसन ही, मकरासन और आपका सर्पासन और भुजंगासन जो इजीली कर सकते हैं वो इस्तेमाल करता हूँ। स्पॉन्डिलाइटिस के लिए जो नेक की एक्सरसाइज है वो बताता हूँ, ग्रीवावस्थी एंड कटिवस्थी इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सर। जी देखिए सर ने जो भी बताया पूरा अनुभव का निचोड़ बताया, ये सभी को जो लोग भी सुन रहे हैं और समझ रहे हैं सबको बहुत ज्यादा उपयोगी पड़ने वाला है। क्योंकि मैं अकेले प्रैक्टिस करूंगा तो बहुत सारी चीजें मैं याद रहेगा, कुछ भूल जाऊंगा, लेकिन जब डिस्कशन हो जाता है तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आ जाती है, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी, इसलिए डिस्कशन होना जरूरी है। अभी हम डॉक्टर तकदीर सिंह जी से पूछेंगे। तकदीर सिंह जी आप कुछ अलग बताना चाहेंगे, या डॉक्टर वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी कुछ बताना चाहेंगे? कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए, नहीं तो सेशन बंद करते हैं। हाँ प्रणाम सर, मैं सर लेट ज्वाइन किया हूँ। आप स्पॉन्डिलाइसिस में क्या देते हैं? अच्छा स्पॉन्डिलाइसिस में हाँ अपने पास तो पहली बात तो अगर पंचकर्म की बात करें सर तो एक तो हम देखते हैं सर रक्त मोक्षण का, हमने विधिकर्म का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है सर। विधिकर्म और रक्त मोक्षण, अच्छा। हाँ अगर पेशेंट को अगर लोकेशन देख के और पेशेंट एग्री है ना, तो अगर रक्त मोक्षण करा दिया जाए और विधिकर्म कर दिया जाए ना तो बहुत अच्छा, बहुत जल्दी आराम है। 25 से 30% पेशेंट को फटाक से रिलीफ आ जाता है। तो सबसे बड़ी बात है उससे पेशेंट का फेथ तुरंत डेवलप हो जाता है। फिर इसके बाद सर ना वास्तव चीजें हम चलाते हैं जिसमें सर हम ना अगर नाड़ी स्वेद करते हैं, ठीक ना, अरंड पत्र और भंगा और क्या कहते हैं अपना अर्क पत्र डाल के और 10 मूल काढ़ा डाल के नाड़ी स्वेद करते हैं सर। और मात्रा बस्ती देते हैं सर, क्षीरबला और सहचर, और साथ में सर महानारायण, ठीक ना सर। और क्षीरबला का जो कैप्सूल आता है एक उसको देते हैं सुबह शाम सर, ठीक ना। और विष तिंदुक बटी भी देते हैं सर, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। और साथ में चंद्रप्रभा का योग भी देते हैं सर। और रसकल्प नहीं यूज करते? महावाद विध्वंसक रस, बात गजांकुश रस सर पेशेंट को देख के पेशेंट के हिसाब से, अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियरिटी है, बहुत ज्यादा दर्द है तो बात गजांकुश देते हैं सर। लेकिन पेशेंट का भी ब्लड प्रेशर से देख लेते हैं, हमको उतना जरूरत नहीं पड़ती, ठीक ना, क्योंकि हमारे पास योग है सलाकी और सिगरू और क्या कहते निर्गुंडी, और हमारे पास रासना और महारासना का एक हमने योग बना रखा है पूरा, ठीक ना। वो हम लिक्विड चला देते हैं तो उससे हमको बहुत फायदा मिल जाता है। और पंचकर्म में और क्या देते हैं आप? विधिकर्म, हाँ बताइए। विधिकर्म हो गया, रक्त मोक्षण हो गया सर, नाड़ी स्वेद कर देते हैं। और साथ में सर अगर पेशेंट को कटी बस्ती देते हैं। नहीं, नॉर्मल बस्ती नहीं देते अंदर से? हाँ देते हैं ना, बताया तो। कौन सा क्या चीज का देते हैं? क्षीर वाला बताया सर। पेशेंट को देख लेते हैं सर, आम ज्यादा नहीं है तब तो पहले दिन से ही दे देते हैं, ठीक ना। नहीं अगर आम है तो फिर आम का पचन कर लेते हैं, इसके बाद देते हैं। और कभी मज्जा बस्ती दिए हैं? नहीं सर, मज्जा बस्ती अभी तक मैं नहीं दिया हूँ। अभी मज्जा बोन बस्ती पीस को तोड़ के, बकरे का जो हड्डी होता है उसको तोड़ के बॉईल करके, और जो अंदर का जो मज्जा आता है वो मज्जा घृत या मज्जा बस्ती देने से जल्दी रिकवरी होता है। हाँ जल्दी रिकवरी होता है। आपका केकड़े सुना है सर? हाँ उसको भी करेंगे सर, थोड़ा सा पड़ा जाता है वो सर ना, क्या कहते हैं वैष्णोजियम के वजह से थोड़ा सा
अभी मैं उस मतलब सीवियरिटी के हिसाब से सोच रहा हूँ कि जो पेशेंट को ज्यादा रिलीफ ना हो, कोई पेशेंट ऐसा हो तो उसको ही मज्जा बस्ती, लेकिन मज्जा बस्ती का काफी अच्छा आपने बता रखा है और मैं कोशिश करूंगा कि मज्जा बस्ती दूं एक बार। जी, तो मज्जा बस्ती कितने दिन देना होता है? जब तक पेशेंट ठीक नहीं हो जाता है तब तक आपको करना ही पड़ेगा। कई अब बार क्षय पेशेंट कितना है वो डिपेंड करता है ना, उसका काम देखिए, कैसा है, कितना क्षय हो गया। अब जैसे आरती मैम ने कहा कि प्रोलैप्स बहुत ज्यादा हो गया, हाँ हाँ तब देंगे ना। देना ही पड़ेगा। हाँ तब देंगे ना। जैसे हमारे पास एक पेशेंट अभी चल रहा है सर, उसको डिस्क बल्जिंग आ रही है और क्या कहते हैं ये कंप्रेशन भी आ रहा है। तो अभी मैं वीडियो भी भेजा था ग्रुप में, अभी वीडियो आज आज उसका 6वां दिन था। तो उसको हर चीजों में काफी अच्छा रहा। मैं तो बस मज्जा बस्ती का सर बहुत अच्छा योग है, लेकिन हमने अभी ट्राई नहीं किया। मैं करूंगा इसका। अच्छा सर, अस्थि जो धातु अस्थि क्षय जहाँ भी होती है, जहाँ भी जैसे अस्थि भ्रंश हुआ, और उसमें भी मज्जा बस्ती काफी अच्छा रोल होगा। बस 100%। जैसे कुछ ऐसे अस्थि भ्रंश होते हैं जिसमें मतलब एलोपैथ डॉक्टर बोल देता है जुड़ेगा ही नहीं, और काफी दिन तक जुड़ता भी नहीं है कई जगहों पे। मतलब मेरा जुड़ता है, आप संधानीय गण के द्रव्य दीजिए, आभा गुगुल दीजिए, लाक्षा गुगुल दीजिए, अच्छा गूगल। संधानीय गण, और मज्जा बस्ती दीजिए ना, ठीक हो जाएंगे। अच्छा सर, हेयर लाइन जो फ्रैक्चर होता है, वो भी ठीक हो जाता है। आप तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिए, घृत डाल के, गुगुल तिक्तक घृतम या महातिक्तक घृतम डाल के, जुड़ जाता है ना। ठीक सर है। सर इसका विधकर्म कहाँ पे करते हैं, कौन सी जगह पे करते हैं? हाँ, विद्य कर्म कहाँ करते हैं जितेंद्र मिश्रा जी? सर विधकर्म का मेरे पास वीडियो है, मैं भेज दूंगा। ग्रुप में भेजिए। हाँ ठीक ना। सर आप भेज दीजिएगा। आपने वो एक बस्ती बताई थी वो भी नहीं आपने भेजी, बहुत पहले कौन सी मैम? बोला था। एक किडनी का आपका पेशेंट था, तो वो भी नहीं आपने अभी तक भेजा है। किडनी वाला प्रिस्क्रिप्शन? हाँ जी मैं सर, बहुत पहले आपका एक केस था, तो वो भी नहीं आपने भेजा। मैंने कई बार बोला, तो भी ये विधकर्म का भेज दीजिएगा, कैसे किया, कहाँ किया। किडनी वाला मैं भेज देता हूँ। किडनी वाला मेरे पास नोट है, मैं भेज दे दूंगा। किडनी वाला भी भेजता हूँ, विधकर्म भी भेजता हूँ। सर ठीक है। अग्निकर्म का भी काफी अच्छा रोल है। हाँ, 100% है। सर अग्निकर्म का इतना अच्छा रोल है सर कि पेशेंट दूसरे दिन आके बोलता है कि अग्निकर्म करो। वो पहले दिन तो बोलता, डिनाई करता है कि नहीं नहीं मत करिए। दूसरे दिन पेशेंट पहले यही आके बोलता है, अरे आप मुझे वो जलाने वाला करो। जी। सर इसमें अग्निकर्म भी लंबा रीजन पे ही करते हैं, उसके आसपास, या कैसे हाँ हाँ, करते हैं? पेन ज्यादा हो रहा है वहीं पे ना। मैम देखो उसके आसपास करते हैं, और देखो आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या किससे करना है। बिंदु सलाका बिंदु कर सकते हैं, जैसे ना स्वर्ण सलाका से भी बहुत अच्छा है। जैसे हमने विधकर्म किया, विधकर्म करने के बाद से उन लोकेशन पे ना अगर स्वर्ण सलाका से भी किया जाए तो स्वर्ण सलाका का काफी डीप होता है। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। अभी हम सेशन बंद करते हैं, 8:15 फिर मिलेंगे। थैंक यू आप लोगों का, प्रणाम सभी लोगों को। बहुत अच्छा सेशन हुआ, सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे जो लोग सुन रहे हैं उनको भी थैंक यू। प्रणाम सभी लोगों को।